हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता। आप सुन रहे हैं हमारा चैनल क्लब जीएसटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन उन सभी सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जो कि नवंबर 2020 में अपना जीएसटी आईटीटी का एग्ज़ाम जो है वो देने वाले हैं। सब लोगों में एक उत्सुकता है, एक जानने का बड़ा इंटरेस्ट है कि नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में जो एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग आईसीआई के एग्जामिनेशन का एक बेसिक रूल जो है वो जानते हैं कि नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन अगर है तो उसमें 30 अप्रैल 2020 तक के जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं वो सारे जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। whatever statutory updates are there up to the cut off date of 30th अप्रैल 2020 वो सब जो होंगे नवंबर 2020 के एग्जामिनेशंस के लिए जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। अब अगर आप सब्जेक्ट की अभी फ्रेश तैयारी करने के मूड से हैं, देन इन दैट सिचुएशन आपको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि मई में हम अपनी न्यू रिकॉर्डिंग्स की वीडियोस लेक्चर्स जो हैं उनकी बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड रिकॉर्डिंग्स रहेंगी और इसमें 30 अप्रैल 2020 तक की सभी अमेंडमेंट जो होंगी वो इनकॉर्पोरेटेड रहेगी। तो अगर आप लेटेस्ट न्यू रिकॉर्डिंग्स हमारी लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की सेपरेट अमेंडमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में टोटली अपडेटेड रहेंगी। अब सवाल है उन बच्चों का जिन्होंने पहले हमसे जो हैं वो लेक्चर्स लिए हैं, जिन्होंने पहले हमारी पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के माध्यम से हमारे लेक्चर्स लिए हैं। मई 2020 अटेम्प्ट के लिए जो हमने पेन ड्राइव रिलीज करी थी उन्होंने लिए, लेकिन जिनका अटेम्प्ट जो है वो नवंबर 2020 है। जिन बच्चों ने मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए हमारा प्रोडक्ट लिया था, उस प्रोडक्ट में हमने उनको जो टोटल अपडेशंस कवर करके दी थी वो 31 अक्टूबर 2019 तक की दी थी, और जबकि नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में कहां तक की आनी है, 30 अप्रैल 2020 तक की। 31 अक्टूबर 2019 के बाद 30 अप्रैल 2020 तक के जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं, जो भी स्टैट्यूटरी अपडेट्स हुए हैं, वो उन बच्चों को करने हैं ताकि नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए वो अपना बैठ सके। अब वो स्टैट्यूटरी अपडेट्स क्या हैं उस बारे में मैं इस वीडियो में आपको स्लाइड जो है वो ग्लिम्स दे रहा हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज कह लीजिए या फिर वरिड कह लीजिए कि वो बड़े चिंता में हैं कि सर क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, और ख़ास तौर से लॉकडाउन में हैं और वो घर बैठे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि लॉकडाउन के टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके और वो अमेंडमेंट्स अर्लीस्ट पॉसिबल जो है वो कवर अप कर सके। मैं आपको इस वीडियो में वो अमेंडमेंट्स क्या हुई हैं, कितनी अमेंडमेंट्स है, उसके बारे में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको अमेंडमेंट वीडियोस या फिर अमेंडमेंट्स मटेरियल्स मिलेंगे, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में जो होगा वो गाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टैट्यूटरी अपडेट जो हैं नवंबर 2020 के लिए क्या आए हैं, क्या नए चेंजेस जो हैं वो आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब आप जीएसटी के पेपर की तैयारी करते हैं, लॉ के पेपर की तैयारी करते हैं, तो आपको उसमें एक्ट भी पढ़ना होता है, रूल्स भी पढ़ने होते हैं, नोटिफिकेशंस भी पढ़ने होते हैं, ऑर्डर्स भी कुछ पढ़ने होते हैं, सर्कुलर्स भी पढ़ने होते हैं। अब उन सभी को टेक कर करते हुए मैं बताता हूं कि किस किस हिस्से में रेलेवेंट चेंजेस जो हैं वो आई हैं। जहां तक एक्ट की बात है तो आप सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं, जो कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट होते रहते हैं। फाइनेंस एक्ट 2019 ने सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करी थी। मेनली सीजीएसटी एक्ट में करी थी, आईजीएसटी एक्ट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स नहीं थी। तो फाइनेंस एक्ट 2000 ने जो भी अमेंडमेंट्स करी थी वो जनवरी 2020 से जनवरी 1 जनवरी 2020 से जो है वो इफेक्टिव की गई हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको पढ़नी है नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि 27 मार्च 2020 को पास हो गया है, फाइनेंस एक्ट 2020 27 मार्च 2020 को पास हो गया है, लेकिन इसने जीएसटी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स करी हैं वो अभी इफेक्टिव नहीं कराई गई है। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है ये इफेक्टिव होंगी फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर, और ये जब से इफेक्टिव होंगी वो 30 अप्रैल के बाद से ही इफेक्टिव करी जाएंगी। इस वजह से फाइनेंस एक्ट 2020 जो होगा वो आपके नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। आई वुड लाइक टू रिपीट, फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव करा दी गई हैं, तो वो सब नवंबर के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगी।
बट फाइनेंस एक्ट 2020 ने जो अमेंडमेंट्स करी हैं वो अभी इफेक्टिव नहीं कराई गई हैं, तो वो नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। बात करते हैं हम रूल्स की, तो रूल्स आपके सिलेबस में CGST रूल्स भी हैं एंड IGST रूल्स भी है। सो फार एज IGST रूल्स आर कंसर्न, IGST रूल्स जो हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई की इन प्रिंसिपल बात करते हैं और उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो IGST रूल से रिलेटेड आपके कोई एडिशनल एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम बात करेंगे अपने CGST रूल्स की, तो CGST रूल्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं, तो वो आपको करने हैं, आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। नोटिफिकेशंस की अगर आप बात करें तो GST के लॉ में अलग अलग पर्पस के लिए नोटिफिकेशंस इशू की जाती है और अमेंडमेंट्स हैं, नई नोटिफिकेशंस भी आई हैं। RCM से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई है जिसने RCM में कुछ चेंज किया है, एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन 148 में स्पेशल प्रोसीजर्स की नोटिफिकेशन आई है कुछ केसेस में, वो आपको करनी है। देन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एग्जम्पशंस सर्विसेज को कुछ एग्जम्पशंस हैं, उसकी एक पर्टिकुलर एंट्री में चेंज हुआ है। एग्जम्पशंस बाकी जितनी थी वो एज इट इज रही है, पर एक पर्टिकुलर एंट्री में चेंज हुआ है, तो वो चेंज भी आपको करना है। ऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे, ROD ऑर्डर, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स जो हैं सेक्शन 172 में इशू किए जाते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट एंड पार्सल होते हैं, पर कोई नया ROD ऑर्डर नहीं आया है तो वो पढ़ना नहीं, अपने को किसी भी एंगल से कोई चेंज नहीं है। CBIC ने हाँ कई मुद्दों पर सर्कुलर इशू किए हैं, नए सर्कुलर्स आए हैं और वो हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो नवंबर 2020 के लिए एक्ट की भी अमेंडमेंट्स हैं जो पढ़नी है, रूल्स की भी अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशंस भी कहीं पढ़ने हैं और सर्कुलर्स भी हमें कहीं पढ़ने हैं। अच्छा, अब एज अ स्टूडेंट जब भी अमेंडमेंट्स की बात आती है तो मैं जानता हूं आप सभी लोग जो हैं वो इन प्रिंसिपल अमेंडमेंट्स को लेकर के मेन कंसर्न जो रखते हैं वो ये कंसर्न रखते हैं, सर हमें तो आप ये बताओ कि अमेंडमेंट्स कितनी आई हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर। सही बोल रहा हूँ ना? एज अ स्टूडेंट आपका सबसे पहला कंसर्न यही होता है, कितनी आई है ये बताओ। फिर उसके बाद दूसरा कंसर्न आपका होता है कि सर कितनी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आई है ये बताओ, कि अमेंडमेंट तो ठीक है सर आती रहती है, ये बताओ एग्जाम्स के एंगल से कितनी जो है वो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आई है। और तीसरी जो बात जो आप जानना चाहते हैं वो ये होता है कि जो अमेंडमेंट्स आई है उसका एग्जाम के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट टू कम इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। तो आप जो जानना चाहते हैं वो आप ही की भाषा में मैं बताता हूं और बिल्कुल ऑनेस्टली सिंसियरली हर क्वेश्चन का मैं यहां पर आपको जवाब दे रहा हूं। मैं यहां पर बिल्कुल ऑनेस्टली आपको सारी बातें बता रहा हूं ताकि आप पेपर की तैयारी को लेकर के कहीं पर भी किसी तरीके के भ्रम में ना रहें। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, कितनी अमेंडमेंट्स है, so beta there are lot many amendments are not small in numbers, there are many amendments which have taken place and I am being very honest with you. I have noted many people are saying not much amendment have taken place, amendment नहीं आई हैं, बहुत ही कम आई हैं, ज़्यादातर amendment तो डेफर हो गई हैं, आप टेंशन ना लो, आप पुराने प्रोडक्ट्स यूज़ करो। बट लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो कि अमेंडमेंट्स हैं एंड गुड नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर। मैं आपको इनफैक्ट वो अमेंडमेंट किस किस एरिया में है उसका एक बार ग्लिम्स भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो डोंट बिलीव द पीपल हु आर सेइंग कि अमेंडमेंट्स नहीं है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमेंडमेंट्स है, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली देयर आर गुड नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स। फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस की अगर बात करोगे कि वो सिग्निफिकेंट कितनी है, तो सिग्निफिकेंस में बेटा मैं अक्सर अमेंडमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एकेडमिक व्यू पॉइंट से सिग्निफिकेंस एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से सिग्निफिकेंस। एकेडमिक व्यू पॉइंट से सिग्निफिकेंस से मेरा मतलब ये होता है कि स्टूडेंट लेवल पर एज अ स्टूडेंट जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो स्टूडेंट लेवल के एंगल से कौन सी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आई है जिन्हें पढ़ना जरूरी है। और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से जब मैं सिग्निफिकेंस कहता हूं तो मैं प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से सिग्निफिकेंस जब कहता हूं तो मेरा उसका ये मतलब होता है CA फाइनलिस्ट का स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम नहीं दे रहा, वो साथ में ऑफिस में आर्टिकलशिप भी कर रहा है एंड ऑफिस में उसकी एक वैल्यूएबल पोजीशन है। अगर उसकी GST की नॉलेज है तो खास वैल्यूएबल पोजीशन है, बिकॉज देन उसका जो प्रिंसिपल हैं वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा फाइनल में GST पढ़ रहा है तो ये अपडेटेड होगा, इसको नए नए कंसेप्ट की जानकारी होगी और अकॉर्डिंगली आप ऑफिस के लिए एक वैल्यूएबल
ह्यूमन रिसोर्स या वैल्यूएबल असेट भी बन जाते हो। तो सिग्निफिकेंस एकेडमिक कि हाँ भाई पढ़ने के एंगल से क्या क्या सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सा सिग्निफिकेंट एरिया चेंज हुआ है। और दूसरा आर्टिकलशिप में, जब मैं आर्टिकलशिप में ऑडिट कर रहा हूँ या क्लाइंट का जीएसटी वर्क संभाल रहा हूँ तो वहाँ पर किन किन सिग्निफिकेंट एरियाज का मुझे ध्यान में रखना है। तो एकेडमिक व्यू पॉइंट से पहले बात करता हूँ, जो आपका ज़्यादा मेन कंसर्न होता है, तो क्या एकेडमिक व्यू पॉइंट से सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आई है? और मैं इम्फेसिस से बोलूँगा आंसर इज येस, एकेडमिक व्यू पॉइंट से भी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आई है, आपके एग्जामिनेशन के एंगल से सिग्निफिकेंट है। प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से आप पूछोगे तो मैं और ज़्यादा इम्फेसिस से बोलूँगा यस, प्रैक्टिकली तो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आई ही है। जैसे आरसीएम में अमेंडमेंट हो गई है, पेमेंट ऑफ टैक्स में कुछ अमेंडमेंट्स है, आईटीसी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, कंपोजिशन स्कीम में भी अमेंडमेंट है, ईवे बिल की भी अमेंडमेंट है, एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है, रिफंड में एक नई बात इंट्रोड्यूस हुई है, असेसमेंट को लेकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू हुए हैं। ये सब प्रैक्टिकल अप्लाई होने वाले चैप्टर्स है। आप अपने क्लाइंट का अगर जीएसटी वर्क देख रहे हैं तो इन सब एरियाज का आपको खास ख्याल रखना होता है प्रैक्टिकल एंगल से। तो ऑफिस में आपकी वैल्यू बनी रहे, ऑफिस में आप अपने क्लाइंट का काम ठीक से कर रहे हो, इनफैक्ट ऑफिस में खुद ऑफिस का काम भी ठीक से कर पा रहे हो, ये प्रैक्टिकल एरियाज में सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। फिर उसके बाद आपका एक कंसर्न होता है, सर ये जो अमेंडमेंट्स है ये एग्जाम्स पर कितना इम्पैक्ट डालेंगी? इम्पैक्ट डालेंगी का मतलब इनको पढ़ करके हम एग्जाम्स में कितना वेटेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो मेरे व्यू पॉइंट के हिसाब से एग्जामिनेशन में पूछे जाने लायक अमेंडमेंट है। जिन जिन एरियाज में अमेंडमेंट हुई हैं वो अच्छे एरियाज हैं जिनको एग्जामिनर अक्सर टच करता है एग्जामिनेशन में। तो अकॉर्डिंगली आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज अमेंडमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अमेंडमेंट्स मैं दोहराना चाहूँगा, अमेंडमेंट्स हैं, वैल्यूएबल अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, इंटरलिंकिंग में भी अमेंडमेंट्स है। तो अमेंडमेंट्स को किसी भी तरीके से आपको कोई भी कहे कि थोड़ी सी अमेंडमेंट्स है, हो जाएंगी, आराम से कर लेंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो इस तरीके की बातों में मत आइएगा। और इनफैक्ट मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमेंडमेंट्स बहुत हैं, तो मेरी भी बात को आप एज सच लिटरली मत लीजिएगा। मैं आपको अभी यहाँ राइट नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जस्ट आउटलाइन देने वाला हूँ कि किन किन चैप्टर्स, किन किन एरियाज में अमेंडमेंट हुई हैं और बेसिकली किस एक्सटेंट तक अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट तो मैं नहीं समझाऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट द अमेंडमेंट लेक्चर, वो हम अमेंडमेंट लेक्चर्स में बात करेंगे, बट एटलीस्ट मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दूंगा कि किस चैप्टर में अमेंडमेंट जो हैं वो हुई हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं स्क्रीन पर। सिंस आई हैव कंपाइल्ड ऑल द अमेंडमेंट्स, हमारा सारा अमेंडमेंट्स का कंपाइलेशन रेडी है एंड अलोंग विद अमेंडमेंट्स हमने अपना क्वेश्चन बैंक भी जो है वो टोटली अपडेट किया है। तो हमें क्वेश्चन बैंक के अपडेशन के प्रोसेस में ये समझ आया कि इन अमेंडमेंट से क्वेश्चन के आंसर देते टाइम हमें किन किन छोटी बातों का अब ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो अपडेटेड क्वेश्चन बैंक का पढ़ा जाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हो गया है। सो पहले एक बार के लिए चलिए आप और हम देख लेते हैं कि किस किस एरिया में अमेंडमेंट हुई है। एंड दोस्तों दिखाने से पहले मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मैं यहाँ अमेंडमेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो अमेंडमेंट लेक्चर्स का काम है। मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं कि किस चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुई है और किस एरिया में बेसिकली अमेंडमेंट हुई है। सो स्क्रीन पर आप बने रहिए, स्क्रीन पर आप देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले जिस चैप्टर में अमेंडमेंट हुई है दैट इज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज के चैप्टर में एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट हुई है। लास्ट ईयर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर रिवर्स चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया था। रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन जो था वो अमेंड किया गया था एंड लास्ट ईयर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर एक एंट्री इंट्रोड्यूस की गई थी। वो जो एंट्री इंट्रोड्यूस की गई थी उसकी ड्राफ्टिंग में कुछ इश्यूज पाए गए जिसकी वजह से कुछ इंटरप्रिटेशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी और एट द एंड गवर्नमेंट ने उस एंट्री को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो डिलीट कर दी पुरानी वाली और उसके बदले में एक नई एंट्री जो है वो उन्होंने जो है वो इंसर्ट करी है। वो जो नई एंट्री उन्होंने इंसर्ट करी है उससे वो जो ड्राफ्टिंग इश्यूज थे उनको टेक केयर किया गया है। उसके अलावा नई एंट्री से आरसीएम की एंट्री का स्कोप भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। आरसीएम के चैप्टर में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, दिस इज द ओनली अमेंडमेंट।
बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में रूल 31A ये बात करता है अबाउट वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी अंडर जीएसटी। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, इसमें रूल 31A ये वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी की बात करता है। रूल 31A जो है वो अमेंड किया गया है और उसके परसुएंस में लॉटरी के वैल्यूएशन में थोड़ा सा चेंज आया है। एक्चुअली है क्या, लॉटरी के ऊपर पहले जीएसटी में 2 रेट लगाई जाती थी, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज किया और जीएसटी के ऊपर एक सिंगल रेट कर दिए 28%। अब जीएसटी के ऊपर वो जो एक सिंगल रेट कर दी है उसकी वजह से उन्हें कॉरेस्पॉन्डिंगली रूल 31A में जो है वो अमेंडमेंट करनी पड़ी है। तो वैल्यूएशन चैप्टर में एवरीथिंग इज सेम, पर लॉटरी का वैल्यूएशन सिस्टम दैट हैज बीन चेंज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेमेंट ऑफ टैक्स। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप पढ़ते हैं सेक्शन 49 जो कि डिस्कशन लेता है कि जीएसटी की पेमेंट किस तरीके से की जाती है। और आपको याद होगा सेक्शन 49 ने बताया था जीएसटी की पेमेंट जो है वो थ्रू लेजर्स की जाएगी। असेसी की लायबिलिटीज ई लायबिलिटी लेजर में रिकॉर्ड रहती है, असेसी का जो आईटीसी रहता है वो ई क्रेडिट लेजर में रिकॉर्ड रहता है, और असेसी को अपनी लायबिलिटी माइनस क्रेडिट जो डिफरेंस पे करना होता है उस डिफरेंस के लिए वो ई कैश लेजर को यूज करता है, जिसमें वो चालान से पैसा डिपॉजिट करता है और सेट ऑफ करके अपनी लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करता है। सेक्शन 49 आपके एग्जामिनेशन के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है, बिकॉज इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। अब सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है, ध्यान में रखिएगा, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली बड़ी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है। क्या अमेंडमेंट हुई है सर? सेक्शन 49 जो है, सेक्शन 49 10 जो है वो इंसर्ट किया गया है उस अमेंडमेंट के लिए। उसका मैं आपको एक रफली ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं। जो आपका ई कैश लेजर है उससे रिलेटेड अमेंडमेंट हुई है। ई कैश लेजर, आपका जो ई कैश लेजर होता था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता था कि ई कैश लेजर में आपके मेजर हेड होते थे CGST, SGST एंड IGST, और फिर हर मेजर हेड के आगे सब हेड माइनर हेड होते थे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। मेजर हेड होते थे CGST, SGST, IGST, फिर हर मेजर हेड के माइनर हेड होते थे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। अब होता क्या था, जब आप चालान से पैसा कभी डिपॉजिट करते थे, लेट्स सपोज आपने CGST टैक्स की पेमेंट के लिए पैसा डिपॉजिट किया चालान से, तो वो पैसा आपका CGST टैक्स के हेड में कॉरेस्पॉन्डिंगली आ जाता था। अगर आप इंटरेस्ट के लिए जमा करते थे वो CGST इंटरेस्ट के लिए आ जाता था, ठीक है। अब अगर आपने CGST टैक्स के लिए चालान से पैसा जमा किया तो उसका यूटिलाइजेशन आप CGST टैक्स की तरफ कर सकते थे। आपने CGST इंटरेस्ट के लिए जमा किया तो आप CGST इंटरेस्ट के लिए ही यूटिलाइजेशन कर सकते थे। सिमिलरली IGST टैक्स के लिए किया तो IGST टैक्स के लिए ही करेंगे, IGST इंटरेस्ट के लिए किया तो IGST इंटरेस्ट के लिए करेंगे। कहने का मतलब जिस हेड के लिए मेजर और माइनर दोनों बातें देखते थे, जिस हेड के लिए डिपॉजिट करते थे आगे उसी के लिए यूज करते थे। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति ने इंट्रा स्टेट लायबिलिटी एक्सपेक्ट करते हुए इंट्रा स्टेट टैक्स की पेमेंट के नाम के 10 लाख डिपॉजिट किए तो उसे वो इंट्रा स्टेट लायबिलिटी CGST 10 लाख के लिए यूज करने पड़ेंगे। वो ये नहीं कह सकता जी मैंने डिपॉजिट तो CGST का टैक्स किया लेकिन मैं IGST टैक्स पे कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। अब बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। अब उन्होंने ये बोला है अगर आपने किसी भी हेड में पैसा डिपॉजिट किया है लेकिन उस हेड में आपको लगता है उस हेड में आपको अभी इमीडिएट जरूरत नहीं है, आपको किसी और हेड में जरूरत है, तो आप उस पैसे को उस दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने CGST टैक्स में पैसा डिपॉजिट किया है बट आपकी एक पर्टिकुलर मंथ में लायबिलिटी IGST टैक्स की आ रही है, तो अब आपको CGST टैक्स में जमा पैसा जो है वो IGST टैक्स में ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म दे दिया गया है। क्या मैकेनिज्म है? एक GST PMT 09 करके एक फॉर्म जो है वो रिलीज किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूं आपको। मैं ये लेक्चर आपको, ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं 22 अप्रैल को, और मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये आपके एक दिन पहले की दे रहा हूं कि GST PMT 09 करके एक फॉर्म जो है वो रिलीज किया गया है। आपको कभी भी
कैश लेजर में किसी एक पर्टिकुलर हेड में पड़ा हुआ पैसा किसी दूसरे हेड में ट्रांसफर करना हो तो आप ऑनलाइन जीएसटी पीएमटी 09 भर के वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपने एक बार सीजीएसटी से आईजीएसटी में ट्रांसफर कर दिया पैसा, अब आप आईजीएसटी में उसे आराम से जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 49 में अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो मटेरियलाइज कराया गया है। इसके अलावा और जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में वो हुई है सेक्शन 50 से रिलेटेड। सेक्शन 50 बात करता था आपका इंटरेस्ट ऑन बिलेटेड पेमेंट, जो ये कहता था कि एक व्यक्ति को अपनी टैक्स लायबिलिटी जो रिटर्न्स फाइल करने की ड्यू डेट है, रिटर्न्स के साथ ही उसे अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज कर देनी है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, बिलेटेड पेमेंट रहती है, तो फिर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दोस्तों इंटरेस्टिंगली जो इंटरेस्ट पेबल बनाया जाता था सेक्शन 50 में, वो आपकी ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर बनाया जाता था। इन द सेंस अगर आपके पास महीने में जो आपने सप्लाई करी उसकी लायबिलिटी है 10 लाख और आपकी बुक में आईटीसी है 7 लाख, 3 लाख रुपए का कैश पेबल है, कैश कंपोनेंट 3 लाख रुपए का पेबल है, बट आप नहीं पे कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कैश नहीं है और आपके पास 20-25 दिन बाद कैश आता है, तो आप उस टाइम पर अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट बनता था 10 लाख पर अब सेक्शन 50 में एक प्रोविजो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिस प्रोविजो में यह कहा गया है कि आप अपना इंटरेस्ट सिर्फ नेट जीएसटी लायबिलिटी के ऊपर जो होगा वो पे करेंगे। तो ये दो चेंजेस जो हैं ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस के चैप्टर में आई हैं। सेक्शन 49 की अमेंडमेंट आई है एंड सेक्शन 50 की अमेंडमेंट आई है, और दोनों ही सेक्शन जो हैं वो फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दोनों ही अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस की गई है, नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें से सेक्शन 49 तो अभी अप्रैल में ही इफेक्टिव की गई है, वो उसका फॉर्म वगैरह आया है तो वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो गई है। इंटरेस्ट को लेकर के सेक्शन 50 में प्रोविजो डाल दिया गया है और जल्दी ही वो भी एप्लीकेबल हो गया। फिर उसके बाद इस चैप्टर में जो है तीसरी एक सिग्निफिकेंट जो अमेंडमेंट हुई है, यहां भी ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। ये क्या हुई है, रूल 86A जो है वो इंसर्ट किया गया है। रूल 86A इंसर्ट किया गया है, जिसमें कमिश्नर या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये पावर दे दी गई है कि कुछ परिस्थितियों में अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन का आईटीसी जो है उसका यूटिलाइजेशन या रिफंड क्लेम जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आपके द्वारा अवेल किया गया आईटीसी कहां पड़ा हुआ है, आपके ई क्रेडिट लेजर में। अब कमिश्नर या उसके द्वारा एम्पावर्ड कोई ऑफिसर, उसको रूल 86A ने ये पावर दे दी है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस आपके आईटीसी में जो आपका ई क्रेडिट लेजर पड़ा हुआ है उसका यूटिलाइजेशन वो ब्लॉक कर देंगे या फिर उसका रिफंड जो होगा वो ब्लॉक कर देंगे। मतलब आप उस क्रेडिट का जो होगा किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा सीरियस प्रोविजन है और डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है। फिर बात आती है नेक्स्ट चैप्टर जो अमेंडमेंट से प्रभावित हुआ है, वो हमारे पास है इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई नीड नॉट टेल यू, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर जीएसटी फॉर एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। इस आईटीसी के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट हुई है, तो इसमें 3 एरियाज ऑफ अमेंडमेंट है। पहला एरिया जो अमेंडमेंट का है दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। लास्ट ईयर यू मस्ट बी नोइंग, लास्ट ईयर उन्होंने रूल 36 में एक अमेंडमेंट करी थी, जिस अमेंडमेंट में उन्होंने ये बोला था कि कोई भी रेसिपिएंट जब आईटीसी अवेल करे तो आईटीसी अवेल करते टाइम वो इस बात का ध्यान रखे कि अगर वो किसी पर्टिकुलर इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी ले रहा है तो उसको उस आईटीसी अवेल करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इस इनवर्ट सप्लाई का इनवॉइस कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड किया है, जो कि आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर उसने किया है जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस अपलोड और आपके 2A में उसकी डिटेल्स आ रही है, तब तो आप पूरा क्रेडिट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उस सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया, आपके 2A में वो नजर नहीं आ रहा है, देन इन दैट सिचुएशन आपको क्रेडिट पूरा नहीं मिलेगा, आपको रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा, ओनली 20% की लिमिट के सब्जेक्ट टू मिलेगा।
ये लास्ट ईयर की अमेंडमेंट आई थी। अब इसमें फर्दर अमेंडमेंट हुई है, जो 20% की लिमिट थी वो 20% से चेंज होकर के जो है वो 10% जो है वो कर दी गई है। फिर उसके बाद अगला एरिया ऑफ अमेंडमेंट जो है वो है आईटीसी अपॉइंटमेंट रूल 43। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, रूल 43। आपको याद होगा, अगर कोई सप्लायर ऐसा है जो एग्जाम सप्लाई भी करता है और नॉन एग्जाम सप्लाई भी करता है, देन इन दैट सिचुएशन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू फुल आईटीसी, उसको अपॉर्चन्ड आईटीसी लेने का राइट होता है। इनपुट एंड इनपुट सर्विस का अपॉर्चन्ड आईटीसी रूल 42 के हिसाब से निकाला जाता है, एंड कैपिटल गुड्स का जो है वो रूल 43 के हिसाब से निकाला जाता है। अब जो रूल 43 कैपिटल गुड्स के अपॉइंटमेंट का तरीका देता था, रूल 43 में अमेंडमेंट की गई है और उन्होंने कैपिटल गुड्स के अपॉइंटमेंट के प्रिंसिपल्स में काफी सिग्निफिकेंट जो है वो चेंजेस किए हैं। टेक माय वर्डिंग्स, काफी सिग्निफिकेंट जो है वो चेंजेस किए हैं। और आप सबको ये अंदाजा है ऑलरेडी, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, रूल 43 एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट रूल है। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जिसमें वो आईटीसी अपॉइंटमेंट आपसे कैलकुलेट कराते हैं। तो वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो अब चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन रूल 43। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से उन्होंने रूल 43 पर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे हैं, तो उस रूल 43 में चेंज हो गया है। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो अब चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब रूल 43 में चेंज हुआ क्या है वो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ आएगा। आपने रूल 43 का पुराना सिस्टम पढ़ रखा है, फिर उसके बाद अब जो चेंज सिस्टम है आप उसको देखोगे तो आपको एकदम शानदार तरीके से समझ आएगा कि चेंज क्या है और उसका इंपैक्ट कहां कहां जा रहा है। हमें अपने एग्जाम्स में आंसर देते टाइम अब कहां कहां चेंज करना पड़ेगा, वो सब जो होगा आपको समझना है। रूल 43 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पक्का एग्जाम के लिए आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया ऑफ अमेंडमेंट है इस चैप्टर में वो है सीबीआईसी की एक क्लैरिफिकेशन आई है। किस इशू के ऊपर? आईटीसी अपॉइंटमेंट के ऊपर ही। आईटीसी अपॉइंटमेंट कौन से केस में? इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 18(3) रेड विद रूल 14(1). क्या है जी बात? आपको याद होगा आईटीसी के सेक्शन होते थे, सेक्शन 16, 17 एंड 18। 16 बेसिक सेक्शन होता था जो बताता था एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस क्या होती है, 17 अपॉइंटमेंट की बात करता था, एंड 18 में बात होती थी स्पेशल आईटीसी की, एंड सेक्शन 18 में सबसेक्शन 3 में बेसिकली बात होती थी अगर कोई एंटिटी अपना रनिंग बिजनेस किसी को बेच देती है तो वो एंटिटी अपने ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ आईटीसी वो नेक्स्ट जिसने बिजनेस खरीदा है उसके फेवर में ट्रांसफर कर सकती है बाय फॉलोइंग सम प्रोसीजर लेड डाउन इन रूल 41। एक एंटिटी डीमर्ज हो रही है, ए लिमिटेड दो कंपनी में अलग अलग कन्वर्ट हो रही है, तो ए लिमिटेड के नाम का पड़ा हुआ क्रेडिट वो जो अब डीमर्ज कंपनीज हैं उन दोनों में जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू द न्यू डीमर्ज एंटिटीज। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज अराइज हो रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज अराइज हो रहे थे एंड बहुत अच्छे इश्यूज थे, पढ़ करके आपको मजा आएगा क्या जबरदस्त इश्यूज थे। उन इश्यूज का सीबीआईसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। बहुत अच्छे इश्यूज बहुत ही अच्छे तरीके से सीबीआईसी ने सेटल डाउन किए हैं। तो ये है आईटीसी के चैप्टर के एरियाज ऑफ अमेंडमेंट। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आईटीसी को फर्स्ट के इंपॉर्टेंस देता हूं, देन देयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन को मैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहता हूं। रजिस्ट्रेशन में भी अमेंडमेंट्स है। रजिस्ट्रेशन में क्या अमेंडमेंट्स है? रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन 22 है, एक तो उसमें अमेंडमेंट की गई है बाय फाइनेंस एक्ट 2019। सेक्शन 22 आपको याद होगा, सेक्शन 22 जिसमें थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन की बात होती थी, जो ये कहता था कोई नया सप्लायर अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का लेट्स सपोज बिजनेस है, वो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, एक लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराएगा। वो लिमिट क्या होती थी? 20 लाख की। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में वो होती थी 10 लाख की। याद होगा आपको, जनरल लिमिट क्या होती थी? 20 लाख। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि होते थे नागालैंड,
मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उसमें वो लिमिट होती थी 10 लाख की। ये 20 लाख या 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जब इससे भी एक्सीड आपका टर्नओवर हो जाए एज अ सप्लायर तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। होपफुली सबको याद होगा। फिर आपको ये भी याद होगा लास्ट ईयर एक और अमेंडमेंट हुई थी और उस अमेंडमेंट से उन्होंने ये कहा था सो फार एज अ पर्सन इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, सो फार एज अ पर्सन इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। तो उस पर्सन के लिए थ्रेश होल्ड रजिस्ट्रेशन की ये 10 और 20 से हटाकर ये बढ़ा दी गई थी, ये 40 लाख जो थी वो कर दी गई थी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। आई वुड लाइक टू रिपीट, लास्ट ईयर की अमेंडमेंट से अ पर्सन हु वाज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स उसके लिए थ्रेशोल्ड की लिमिट जो थी वो बढ़ा करके 40 लाख कर दी गई थी। अब वो बढ़ाई कैसे गई थी, उसको उन्होंने सेक्शन 23 यूज करके बढ़ाया था। 23 जिसमें गवर्नमेंट के पास एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन देने की पावर होती है, तो उसको यूज करके उन्होंने 40 लाख तक का थ्रेशोल्ड जो था वो मटेरियलाइज कराया था। अब अमेंडमेंट सेक्शन 22 में क्या हुई है, जो काम पहले सेक्शन 23(2) में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके करती थी, अब उस काम को उन्होंने सेक्शन 22 में एक प्रोविजो इंसर्ट करके इनबिल्ट कर दिया है और बोला है कि अब सेक्शन 22 में ही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से सेक्शन 22 में ही थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा सकती है फॉर द एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। अलॉन्ग विद दैट वहां पर एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट की गई है जिसने इंटरेस्ट रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है। तो ये सेक्शन 22 की अमेंडमेंट है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जिसकी अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो हम जानेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट। रजिस्ट्रेशन में नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव किया है। 1/2020 या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार जो होगा वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको अपना आधार जो होगा वो लिंक कराना पड़ेगा। सेक्शन 25 विच टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25 डिस्कस करता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा। सेक्शन 25 में 6A to 6D करके नए सबसेक्शन फाइनेंस एक्ट 2019 ने इंसर्ट किए हैं। उन सेक्शंस में अब ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है अंडर जीएसटी तो उस पर्सन की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाएगी, उस पर्सन की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाएगी। उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए उसको आधार जो होगा उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करने के बाद ही उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो होगा वो दिया जाएगा। इनडायरेक्टली शॉर्ट वर्ड में आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी। और ये कहा गया है अगर कोई व्यक्ति आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाता रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो कहता है जी मैं आधार की डिटेल शेयर नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं डिटेल नहीं देना चाहता, तो फिर लॉ ने बोला है या तो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आधार वेरीफाई करा के कराओ और अगर नहीं करा रहे हो तो फिर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम आपकी प्रीमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन करके करेंगे। हम आपकी प्रीमाइस पर आएंगे, आपकी प्रीमाइस पर आपकी प्रेजेंस में वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार होगी और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। या तो आधार से अपनी आइडेंटिटी वैलिडेट कराओ, नहीं तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू ही आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड होने के बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में चेंजेस हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2019। फिर उसके बाद ये जो सेक्शन 25 में चेंजेस है, इन चेंजेस को कैरिड आउट करने के लिए रिलेटेड रूल्स में भी चेंजेस किए गए हैं। रिलेटेड रूल्स में भी चेंजेस किए गए हैं। रिलेटेड रूल्स में क्या चेंजेस किए गए हैं तो वो देखिएगा। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 25। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 25, इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस किए गए हैं इस 25(6)(a) to 6(d) के चेंजेस की वजह से।
अब रूल नंबर 8 जो था वो ये बोलता था कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो रूल 8 अमेंड करके उसमें लिखा गया 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो सबसे पहले वो पार्ट ए जो फिलअप करता था जिसमें उसकी ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह क्रॉस वेरीफाई होते थे, वो प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पर उसको जो होगा वो अपना आधार की डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसका आधार ऑथेंटिकेट जो होगा वो किया जाएगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग से। इन केस वो आधार की डिटेल्स नहीं देता है, इन केस वो आधार की डिटेल्स नहीं देता है तो फिर रूल नंबर 9 ने यह प्रोवाइड किया कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो विद आधार डिटेल तो आपकी एप्लीकेशन ऑफिसर इमीडिएटली वेरिफिकेशन के लिए ले लेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करके आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा। बट अगर आपने आधार की डिटेल्स नहीं दी साथ में, देन इन दैट सिचुएशन वो आपकी एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन के लिए हाथ नहीं लगाएगा। वो कहेगा पहले आपकी प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वहां की वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो आगे प्रोसेसिंग वेरिफिकेशन के लिए टेकअप जो होगी वो की जाएगी। फिर उसके बाद रूल नंबर 25 इसमें जो चेंज हुआ है, रूल नंबर 25 में अब चेंज किया गया है और ये लिखा गया है फिजिकल वेरिफिकेशन। पहले फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर जब जरूरी लगता था तब करता था, अब रूल नंबर 25 चेंज करके ये कहा गया ऑफिसर को जब जरूरी लगेगा वो तब करेगा, पर एक केस में वो जरूर ही करेगा। वो केस कौन सा है? अगर व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन लेते टाइम अपना आधार ऑथेंटिकेशन, आधार वैलिडेशन नहीं करवाया। तो ये रजिस्ट्रेशन के एरियाज के अमेंडमेंट है और इंपॉर्टेंट है जी, मुझे लगता है पक्का एग्जाम में पूछे जाने लायक है, एमसीक्यू में पूछे या रेगुलर क्वेश्चन में पूछे, बट रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट्स पर पक्का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूं जी। नेक्स्ट चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट्स हैं तो वो है चैप्टर आपका टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। अब इस चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है? इस चैप्टर में सबसे पहली अमेंडमेंट सेक्शन 31A, सेक्शन 31A फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 31A इंट्रोड्यूस किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2019 और इसमें यह प्रोवाइड किया गया कि जीएसटी में कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लायर्स के लिए यह मैंडेटरी होगा कि वो अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करें। अभी तो क्या है, मैं सप्लायर हूं तो मैं जब सप्लाई करता हूं तो मेरी मर्जी है, मुझे किसी से पेमेंट डिजिटली लेनी है तो मैं उसे डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दे देता हूं, मुझे नहीं लेनी डिजिटल पेमेंट तो मैं नहीं देता हूं। पर 31A ने चेंज क्या किया, इसने कहा कि कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लायर के लिए डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन रेसिपिएंट को देना कंपलसरी होगा। रेसिपिएंट की मर्जी वो डिजिटल पेमेंट ना करे कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप उसे डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करें। सेक्शन 31A इंट्रोड्यूस एंड ये कह रहा है नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लायर्स के लिए। तो सेक्शन 31A आया। हाँ, ये बात अलग है कि टिल डेट कोई नोटिफाइड क्लास नहीं है, इसलिए 31A प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। तो आप इस चैप्टर में ये एरिया ऑफ अमेंडमेंट इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कोई नोटिफाइड क्लास है ही नहीं तो इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये अमेंडमेंट एक है जो कि इग्नोर हो सकती है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में दो छोटी छोटी अमेंडमेंट और की गई जिसमें यह कहा गया कि ई इनवॉइसिंग जो है वो कुछ सिचुएशन में मैंडेटरी की गई और बताया गया कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लायर को जो होगा वो ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। अभी तो आप मैनुअल इनवॉइसिंग कर देते हो ना, लोगों ने बोला कि कुछ के लिए हम ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल के थ्रू आपको जो होगा वो इनवॉइसिंग फॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन जो थे ये एप्लीकेबल कराए जाने थे, बट ड्यू टू कोरोना एंड कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस के इश्यूज हो रहे थे, ये डेफर कर दिए गए हैं। इसके अलावा इनवॉइसिंग को लेकर के एक चेंज ये भी हुआ था, उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ सप्लायर्स को अपने इनवॉइस पर क्यूआर कोड जो होगा वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, वो आपने देखा ना, जिसमें जैसे पेटीएम आप करते हैं तो आप अपने मोबाइल से एक कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो जीएसटी के इनवॉइस पर भी कुछ सिचुएशन में उसी तरीके का QR कोड लिखने का प्रोविज़न जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, बट अगेन प्रेजेंटली जो है वो डेफर कर दिया गया है, तो वो नवंबर 2020 के लिए आपको नहीं करना है। तो इनफैक्ट चैप्टर 6 में ये जो 3 एरिया ऑफ अमेंडमेंट है, मैं आपको इम्पेसिस से बोल देना चाहता हूं, सिर्फ ये अमेंडमेंट हैं जो कि डेफर हुई हैं। बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर फलाना फैकल्टी ने बोला, कहीं से सुनने में आया कि नवंबर 2020 में तो अमेंडमेंट्स है ही नहीं, बिकॉज जो थी उन सबको डेफर कर दिया गया है। तो मैं इम्फेसिस से आप लोगों को बड़ा क्लियर ऑनेस्ट मैसेज दे रहा हूँ, सिर्फ इनवॉइस वाले चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, जो कि बेसिकली जो नए प्रोविज़न थे उनका इम्प्लीमेंटेशन डेफर कर दिया गया है। तो ये 3 एरिया हैं सिर्फ जो डेफर्ड हुए हैं, रेस्ट ऑल अदर एरियाज मैंने ऊपर आपको इतने मेंशन किए, वो सारे नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है जी, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और किस चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं? तो रिटर्न रिलेटेड चैप्टर 7 रिटर्न का जो है उसमें अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट्स है, क्या एरियाज ऑफ अमेंडमेंट है? सिंपल, GSTR 1 आप सभी जानते हैं, बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट है। GSTR 1 अभी एक नॉर्मल टैक्स पेयर, उसको नॉर्मल सप्लायर, उसको क्या ऑब्लिगेशन करने होते हैं? GSTR 1 फाइल करनी होती है, GSTR 3 भी। ठीक है, आप लोगों ने पीछे सुना होगा अपने ऑफिस में, अगर आप काम करते थे या अदरवाइज आप अगर थोड़ा बहुत भी जीएसटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि न्यू रिटर्न्स जो थी वो इंट्रोड्यूस होने वाली थी। न्यू रिटर्न्स जो थे, रिटर्न्स के फॉर्म उन्होंने सारे रिवाइज किए थे, RET 1 वगैरह करके वो इंट्रोड्यूस होने वाले थे, लेकिन उन सब को फॉर द टाइम बिंग के लिए डेफर कर दिया गया है। और क्योंकि वो न्यू रिटर्न्स डेफर कर दी गई हैं, तो न्यू रिटर्न्स आपने कुछ भी नहीं पढ़नी है। तो न्यू रिटर्न्स डेफर कर दी गई है और बोला गया है अभी थोड़े समय के लिए तो और GSTR 1 एंड GSTR 3B ही कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने बोला 30 सितंबर 2019 तक अभी हम GSTR 1 ही भरवाएंगे और GSTR 3B ही भरवाएंगे। तो बड़ी सिंपल सा एक नोटिफिकेशन है जो ये बोल रहा है GSTR 1 जो होगा वो 30 सितंबर तक कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा सेक्शन 39 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2019। किसमें? सेक्शन 39 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई है बाय फाइनेंस एक्ट 2019। ये बेसिकली मोर और लेस करेक्टिव अमेंडमेंट्स है। ये अमेंडमेंट्स मोर और लेस जो है वो करेक्टिव अमेंडमेंट्स है। सेक्शन 39 कंपोजिशन सप्लायर को लेकर के ये बात कहता था कि कंपोजिशन सप्लायर जो है उनको क्वार्टरली टैक्स पे करना है, क्वार्टरली रिटर्न देनी है। पहले कंपोजिशन सप्लायर ऐसे ही करते थे, लेकिन बाद में कंपोजिशन सप्लायर को रिलैक्सेशन देने के लिए उनकी पेमेंट तो क्वार्टरली ही रखी गई, पर उनकी रिटर्न जो थी वो एनुअल कर दी गई। और उसके लिए उन्होंने सेक्शन 39 टच नहीं किया था, उन्होंने सेक्शन 148 का स्पेशल प्रोसीजर यूज किया था। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि कंपोजिशन को, क्योंकि हमने फ्यूचर में क्वार्टरली टैक्स पेमेंट और एनुअल रिटर्न से ही चलाना है, तो इसलिए स्पेशल प्रोसीजर नहीं, ये अब नॉर्मल प्रोसीजर के तौर पर हमने चलाना है, तो इसे एज अ नॉर्मल प्रोसीजर सेक्शन 39 में इनबिल्ट कर देना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, कंपोजिशन सप्लायर पहले क्वार्टरली रिटर्न विद टैक्स पेमेंट क्वार्टरली चलते थे, फिर उनकी डिमांड पर उनको रिलैक्सेशन मिली, कहा गया क्वार्टरली टैक्स पे करो, एनुअल रिटर्न दो। ये हमने स्पेशल प्रोसीजर नोटिफिकेशन 148 के थ्रू किया। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर अपना स्टैंड ये बनाया कि ये जो नया सिस्टम है ये थोड़े टाइम के लिए नहीं है, हमने इसे परमानेंटली यही चलाना है। तो उन्होंने कहा कि कंपोजिशन के लिए ये बात परमानेंटली सेक्शन 39 में ही लिख दो, ताकि 148 के नोटिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। और अकॉर्डिंगली उन्होंने सेक्शन 39 कंपोजिशन सप्लायर को लेकर के अमेंड कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा एरिया ऑफ अमेंडमेंट जो है, ये एक वैसे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट सिग्निफिकेंट वाली अमेंडमेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए अच्छी अमेंडमेंट है। आप जानते हैं जीएसटी में इट इज अ नॉर्मल फिनोमिना कि जब ड्यू डेट आती है, लोग टैक्स जो है जनरली ड्यू डेट के आसपास ही, रिटर्न ड्यू डेट के आसपास ही फाइल करने बैठते हैं और साइट मैनेज नहीं कर पाती, अचानक से आए हुए ट्रैफिक को क्रैश हो जाती है और हमें
ड्यू डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है। यहां पर था क्या, सेक्शन 39 में जो आपकी रेगुलर रिटर्न फाइल होती हैं उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड करने के प्रोविजंस तो थे, लेकिन सेक्शन 44 में जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करने के प्रोविजन सेक्शन 44 में कुछ भी नहीं थे। अब पीछे लेकिन कई बार ड्यू डेट एक्सटेंड करनी पड़ी एनुअल रिटर्न की, तो गवर्नमेंट को सेक्शन 172 में आरओडी ऑर्डर के तहत जो है वो काम करना पड़ा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो ड्यू डेट एक्सटेंशन की तो रूटीन कोर्स में ही जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्शन 44 में एक्सटेंशन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए। आई वुड लाइक टू रिपीट, सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंड करने के कोई प्रोविजंस नहीं थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सेक्शन 172 में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी पावर को यूज करना पड़ता था। अब उन्होंने सेक्शन 44 के विद इन ही एक्सटेंशन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। चलिए, तो रिटर्न्स में एज सच अगर बात करेंगे तो रिटर्न्स में एज सच कोई बहुत ज़्यादा बड़ी या सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आपका चैप्टर है ई वे बिल। ई वे बिल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरेटिकली फॉर एग्जामिनेशन एज वेल एज प्रैक्टिकली। ई वे बिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ई वे बिल, इसमें इस चैप्टर में एरिया ऑफ अमेंडमेंट क्या है, इसमें एक रूल 138E करके नया रूल जो है वो इंसर्ट किया गया है, जिस रूल में ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कंसिस्टेंटली अपनी 2 रिटर्न्स फाइल नहीं करी सेक्शन 39 की, या अगर वो कंपोजिशन सप्लायर है उसने अपने 2 क्वार्टरली टैक्स पेमेंट मटेरियलाइज नहीं किए, या जीएसटीआर 1 किसी पर्सन ने 2 अपनी फाइल नहीं करी। दोबारा दोहरा देता हूं, रूल 138E इंसर्ट किया गया जिसमें बोला गया अगर किसी पर्सन के एंड पर कंसिस्टेंट डिफॉल्ट होता है, जीएसटीआर 1 नहीं भरता वो, या अपनी सेक्शन 39 की रिटर्न नहीं भरता वो, या फिर वो कंपोजिशन सप्लायर है तो अपना क्वार्टरली टैक्स पेमेंट का स्टेटमेंट नहीं भरता है, देन इन दैट सिचुएशन ई वे बिल की पोर्टल जहां पर ई वे बिल जनरेट किया जाता है, वो ई वे बिल की पोर्टल उस व्यक्ति को ई वे बिल जनरेट करने नहीं देगी, किसी और व्यक्ति को भी उस व्यक्ति से रिलेटेड ई वे बिल जनरेट करने नहीं देगी। ध्यान दिया आपने मुझे? आप हैं रिटर्न डिफॉल्टर, आप हैं जीएसटीआर 1 डिफॉल्टर, आप हैं कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर क्वार्टरली स्टेटमेंट डिफॉल्टर, देन इन दैट सिचुएशन ई वे बिल की पोर्टल वो जो होगी वो आपको ई वे बिल जनरेट करने नहीं देगी और किसी और व्यक्ति को भी आपके रिस्पेक्ट में ई वे बिल जनरेट करने नहीं देगी। रूल 138E में ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी और ये बाद में तभी अवेलेबल होगी जब आप ना ये रिटर्न नॉन फाइलिंग के डिफॉल्ट्स, स्टेटमेंट नॉन फाइलिंग के डिफॉल्ट जो होगा वो सही करेंगे। तो ये रूल 138E इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद है चैप्टर 9 कंपोजिशन स्कीम। चैप्टर 9 कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जो कि सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत लिमिटेड टर्नओवर वाले सप्लायर्स को दी जाती थी। सेक्शन 10 में फाइनेंस एक्ट 2019 से अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 10 में फाइनेंस एक्ट 2019 से जो है वो अमेंडमेंट की गई है। क्या अमेंडमेंट की गई है जी? बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स की गई है। ऑनेस्टली बोलूं, बहुत जगह इनमें कंफ्यूजन्स थी कंपोजिशन स्कीम में कुछ इशू को लेकर के, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करी है। क्या अमेंडमेंट हुई है? तो अमेंडमेंट कुछ ऐसे हुई है, इसमें ना अमेंडमेंट्स बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। चलो ग्लिम्स देता हूं क्या अमेंडमेंट्स हुई है। उन्होंने बोला जी जो पर्सन सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते थे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग के सप्लायर्स, वो जब कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं तो उनको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की कंडीशन क्या है? पिछले साल 150 लाख का टर्नओवर हो, और कंपोजिशन स्कीम जो लोगे वो कंपोजिशन स्कीम तभी तक चलेगी जब तक आप 150 लाख का टर्नओवर जो है वो अचीव नहीं करते। यही बात होती थी। अच्छा, फिर आपको याद है जो सेक्शन 10(1) था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर ऑफ गुड्स, सर्विसेज में वो सिर्फ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वालों को कवर करता था, बाकी सर्विसेज वालों को ये स्कीम जो थी वो कवर नहीं करती थी।
अच्छा, जो लोग सेक्शन 10(1) की कंपोजिशन स्कीम में नहीं होते थे उनको गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम जैसी ही एक स्कीम जो थी वो एक अलग नोटिफिकेशन इशू करके जो थी वो अभी रिसेंट में अवेलेबल कराई थी। आपको याद आता होगा जिसमें ये बोला गया था कि आप भी 6% का टैक्स विदाउट आईटीसी दे सकते हैं। आपके लिए जो लिमिट रहेगी वो 50 लाख की लिमिट रहेगी। पिछले साल 50 लाख हो तो काम करना और 50 लाख तक ही काम करना, याद है आपको। अब वो जो नोटिफिकेशन आया था जिसने इन अदर लोगों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट दिया था, अब क्या किया है लॉ मेकर्स ने, वो जो स्कीम सेक्शन 10 में नहीं सेक्शन 10 से बाहर एक नोटिफिकेशन इशू करके आई थी, अब उस स्कीम को उन्होंने सेक्शन 10 में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मैं दोबारा दोहराता हूं क्लैरिटी के लिए। सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम कवर करती थी मैन्युफैक्चर ट्रेडर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट कैटरिंग सप्लायर्स, इनको। जो सेक्शन 10 में नहीं आते थे उनको गवर्नमेंट ने एक अलग से नोटिफिकेशन करके एक कंपोजिशन स्कीम की तरह स्कीम ऑफर करी थी। अब क्या किया गया है, जो लोग सेक्शन 10 में नहीं आते थे और अदरवाइज नोटिफिकेशन से स्कीम का बेनिफिट लेते थे, अब उन लोगों को सेक्शन 10 में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। सेक्शन 10 में सबसेक्शन 2A इंट्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन 10 में सबसेक्शन 2A इंट्रोड्यूस किया गया है और बोला गया है कि जो भी व्यक्ति 10(1) में जो स्कीम लिखी थी उसको नहीं ले सकता, वो व्यक्ति अब 10(2)A में लिखी गई स्कीम जो है वो ले सकता है। तो अमेंडमेंट बेसिकली क्या है, जो स्कीम पहले नोटिफिकेशन के थ्रू सेपरेटली अवेलेबल थी, नॉट विद इन सेक्शन 10, अब उस स्कीम को जो है वो सेक्शन 10 में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 10 में और भी कुछ छोटे मुद्दों को लेकर के चेंज हुआ है, दो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है जिससे कुछ बड़ा मीनिंगफुल रिजल्ट अचीव किया गया है। फिर इसके बाद अगले चैप्टर की अगर बात करें तो और किस चैप्टर में अमेंडमेंट है जी, ये हमारे पास अगला चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, मिसलेनियस सॉर्ट ऑफ चैप्टर होता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल चैप्टर हुआ करता है। इसमें एरिया ऑफ अमेंडमेंट क्या है, एरिया ऑफ अमेंडमेंट ये है जी, सबसे पहली छोटी सी अमेंडमेंट इस चैप्टर में ये हुई है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जीएसटी ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी की जो टर्नओवर लिमिट थी वो 2 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई है। नॉर्मली आप जानते हैं जीएसटी में ऑडिट किसको कराना होता है, जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो, रूल नंबर 80 में लिखा हुआ है। अब उस 80 को अमेंड किया गया और बोला गया है ओनली एंड ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जीएसटी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की जो लिमिट है वो 2 करोड़ नहीं है, वो 5 करोड़ है। 5 करोड़ तक है मत कराओ ऑडिट, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा। दिस इज रिलैक्सेशन ओनली एंड ओनली फॉर फाइनेंशियल 18 एंड 19। फिर इसके अलावा सेकेंड एरिया ऑफ अमेंडमेंट जो इसमें हुआ है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के एंगल से काफ़ी काम का है प्रैक्टिकली, तो इसमें यह है कि कुछ फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में अपने बिजनेस ऑपरेशन करती हैं तो उनके रिस्पेक्ट में हमारे कंपनीज एक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजन है। एक फॉरेन एंटिटी है, वो इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन कर रही है, इंडिया में उसने अपना बिजनेस ऑपरेशन सेटअप किया, ठीक है, ब्रांचेस वगैरह है जिसके थ्रू इंडिया में ऑपरेशन कर रही है। तो अब इंडिया में जब आप ऑपरेशन कर रहे हो, इंडिया में आपने जो एंटिटी सेटअप करी है उसको लेकर के कंपनीज एक्ट 2013 कुछ रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। उसमें ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी फॉरेन एंटिटी को उसके इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिलैक्सेशन दे सकती है। रिलैक्सेशन में वो उसको कह सकती है जी आपको अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L और बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनीज एक्ट 2013 है एंड सो फार एज आई कैन रिमेंबर आई थिंक सो सेक्शन इज 381 जिसमें ये प्रोविजन, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, सेक्शन 381 है तो जिसमें रिलैक्सेशन हो सकती है। और सेक्शन 381 की पावर को गवर्नमेंट ने फॉरेन एयरलाइंस के लिए यूज किया, फॉरेन एयरलाइंस के लिए, कंपनीज एक्ट की बात में बोल रहा हूं, सेक्शन 381
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके तहत फॉरेन एयरलाइंस को रिलैक्सेशन दी गई कि आप अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यहां डिटेल में बैलेंस शीट एंड P&L नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन का एक रिसीट्स एंड पेमेंट का स्टेटमेंट जो होगा वो ROC में सबमिट कर सकते हैं बाय 30 सितंबर। अच्छा, अब मान लीजिए कोई फॉरेन एयरलाइंस है, वो इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन कर रही है, तो इंडिया में उसका एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो GST में रजिस्टर्ड भी है। अच्छा, अब ये जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है ये अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से कई सौ करोड़ का धंधा करता है। अब कई सौ करोड़ का धंधा करता है तो इसके ऊपर GST ऑडिट एप्लीकेबल होता है। GST ऑडिट जब एप्लीकेबल होता है तो GST ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके अकाउंट्स का ऑडिट किया जाएगा, फिर एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C बनाया जाएगा जिसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वैल्यू है और आपकी GST की रिटर्न्स में जो वैल्यू है उनका पूरा रिकॉन्सिलेशन किया जाएगा। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट थी ये फॉरेन एयरलाइंस के लिए करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो तो अपने इंडियन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहां कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं रही, बिकॉज कंपनीज एक्ट ने रिलैक्सेशन दे रखा है। तो अब उस रिलैक्सेशन को आगे बढ़ाते हुए GST वालों ने भी रिलैक्सेशन दे दिया कि जो फॉरेन एयरलाइंस है उनको अपने यहाँ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन में, क्योंकि कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने पड़ते, तो ऑडिट एंड रिकॉन्सिलेशन का पॉसिबिलिटी GST में भी नहीं है, तो उसको भी रिलैक्स कर दो। आई होप यू आर क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद अगला चैप्टर अमेंडमेंट का क्या है जी? अगला चैप्टर अमेंडमेंट का है TCS वाले चैप्टर में अमेंडमेंट हुई है जी। बड़ी सिंपल अमेंडमेंट हुई है, इसमें टेक्निकल कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। TCS, एक व्यक्ति जो TCS के लिए लायबल होता था, बेसिकली ECO, आप सबको पता है सेक्शन 52 में एक ECO के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता था उसको उस ट्रांजैक्शन में से अपना GST जो था वो कुछ डिपॉजिट करना होता था सरकार के पास, और फिर उसको उसे एक मंथली एंड एनुअल रिटर्न जो थी वो सबमिट करनी होती थी। अच्छा, मंथली एंड एनुअल रिटर्न लोग बोलते हैं, बाकी एक्चुअल में वर्ड लिखा हुआ है मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट। वो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स दी हुई हैं। अब इसमें क्या था, सेक्शन 52 में ECO को जो मंथली या एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना होता था उसकी ड्यू डेट के एक्सटेंशन के कोई प्रोविजंस नहीं थे, उसकी ड्यू डेट के एक्सटेंशन के कोई प्रोविजन नहीं थे, जिसकी वजह से अगर कभी एक्सटेंशन करना पड़ता था तो 172 में स्पेशल पावर लेकर के करना पड़ता था। अब उन्होंने ड्यू डेट के एक्सटेंशन के प्रोविजन सेक्शन 52 में अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। 52 फाइनेंस एक्ट 2019 से अमेंड कर दिया गया है एंड एक्सटेंशन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अगला चैप्टर अमेंडमेंट का, वो है एक्सपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, आप सबको पता है जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको रिफंड का राइट होता है, और जब वो रिफंड लेते हैं ITC रिफंड की जैसे अगर मैं बात करता हूं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर बॉन्ड और LUT, और आप अपने रिलेटेड ITC का क्लेम ले सकते हैं। रिलेटेड ITC का जो रिफंड क्लेम आप सबमिट करेंगे वो कितने अमाउंट का होगा उसको तय करने के लिए रूल 89(4) ने एक फार्मूला दे रखा था। रूल 89(4) ने एक फार्मूला दे रखा था जो रफली ये कहता था नेट ITC मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। आपको शायद याद आता होगा। तो अब इन्होंने क्या किया है, 89(4) में अमेंडमेंट करी है, और 89(4) में अमेंडमेंट क्या करी है, उन्होंने ये बोला अगर कोई एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, अगर कोई एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिएगा सर्विसेज नहीं, अगर कोई एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करता है और ITC के रिफंड का क्लेम लेकर के आता है, तो हमने कुछ केसेस में ये देखा, गवर्नमेंट कहती है कि जो एक्सपोर्टर था वो इंडिया में गुड्स को जब सप्लाई करता था तो 100 रुपए का सप्लाई करता था, उसकी डोमेस्टिक सेल प्रोडक्ट की 100 रुपए के प्राइस पर होती थी, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करता था तो एक्सपोर्ट करते टाइम वो ये शो करता था ये प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट 800 रुपए का किया, 900 रुपए का किया। मतलब जो प्रोडक्ट आप इंडिया में 100 रुपए का बेच रहे हो, आप ये कहते थे एक्सपोर्ट जहां कर रहा हूं उस कंट्री में ये 800 रुपए का रियलाइजेशन दे रहा है। अब गवर्नमेंट को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि 100 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्ट
बाहर 800 रुपए इतने इंक्रीज प्राइस पर बिक सकता है। तो गवर्नमेंट इस बात को लेकर के डाउट में थी, ये आदमी सच नहीं बोल रहा, ये जरूर ओवर इन्फ्लेटेड वैल्यू बता रहा है, सो दैट इसका टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ज्यादा बन जाए, जिसकी वजह से इसका आईटीसी रिफंड क्लेम जो है वो ज्यादा बन जाए। तो उसको कंट्रोल करने के पर्पस के लिए अब उन्होंने रूल 89(4) में अमेंडमेंट की और उन्होंने बोला जी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए गुड्स की वैल्यू, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए गुड्स की वैल्यू वो जो भी क्लेम करेगा वो एज इट इज नहीं ले ली जाएगी। इंडियन मार्केट में वही गुड्स या उसके जैसे गुड्स जिस प्राइस पर बिकते हैं उसका 1.5 टाइम मैक्सिमम हम उस वैल्यू को जो होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। इस बात से रिलेटेड चेंजेस कर दिए गए हैं। यह आपकी पहली अमेंडमेंट हो गई। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड ही एक और बड़ा चेंज किया गया है। रूल 96B जो है वो इंसर्ट किया गया है। रूल 96B जो है वो इंसर्ट किया गया है, जिसमें अब ये बोला गया है कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है जो कि गुड्स का एक्सपोर्ट करता है और जीरो रेटिंग का बेनिफिट रिफंड की फॉर्म में क्लेम करता है, उसको अल्टीमेटली जिन गुड्स को उन्हें एक्सपोर्ट किया है उनके सेल प्रोसीड्स इंडिया में रियलाइज करके लाने होंगे। मैं यहां एम्फेसिस के साथ बोलना चाहता हूं, जीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में हमेशा से फर्क रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस लो तभी मानता था जब आपने सर्विस दी और पैसा रियलाइज कर दिया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में सिर्फ ये होता था गुड्स आपने भेज दिए, एक्सपोर्ट हो गया, आप जीरो रेटिंग के बेनिफिट ले लो। अब लेकिन गवर्नमेंट ने रूल 96B के थ्रू ये प्रोवाइड किया है, आप जिन गुड्स को भी एक्सपोर्ट क्लेम कर रहे हो, जिन पर भी जीरो रेटिंग का बेनिफिट ले रहे हो, आपको उन गुड्स के रिस्पेक्ट में फॉरेक्स रियलाइज करके देना ही पड़ेगा विद इन द टाइम फ्रेम अलाउड बाय द आरबीआई। अगर आप आरबीआई के द्वारा बताए गए समय सीमा के अंदर एक्सपोर्ट्स का पैसा ले आते हो तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं ले आते हो देन जो भी जीरो रेटिंग बेनिफिट्स हमने आपको दिए वो हम आपसे वापसी करवाएंगे, वो आपको रीपे टू द गवर्नमेंट करने पड़ेंगे। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैसा बाद में ले आना कोई दिक्कत नहीं, हमसे जीरो रेटिंग के बेनिफिट ले लो, लेकिन पैसा बाद में लाना जरूर है। आरबीआई की टाइम लिमिट में नहीं लाए तो जो बेनिफिट आपको दिए थे वो आपको गवर्नमेंट को रीपे करने पड़ेंगे। एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज के लिए कोई चेंज नहीं है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज को हम बेनिफिट देते ही तब है जब वो सर्विस देके पैसा रियलाइज कर ले, उसको हम बेनिफिट पहले देते ही नहीं है। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को हम पहले दे देते हैं, उनके लिए अब ये कंडीशन है कि उन्हें भी पैसा रियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो रीपे करना पड़ेगा। ये रूल 96B इंसर्ट कर दिया गया है। चलिए जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट हमारे पास क्या है, ये है जी हमारे पास चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या हुआ है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई आप जानते हैं गुड्स की निकलती है 10 और 11 से, सर्विसेज की निकलती है 12 और 13 से। सर्विसेज की बात कर रहा हूं, सर्विसेज में आप सेक्शन 12 अप्लाई करते हैं आईजीएसटी एक्ट का अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हो, और सेक्शन 13 आप अप्लाई करते हो अगर सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी जो है वो इंडिया का ना हो। तो अब सेक्शन 13 में बड़े सारे टेस्ट दे रखे हैं कि कौन सी सर्विस की प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है। उसमें सबसेक्शन 13 है जिसमें यह कहा गया है कि स्पेशल सिचुएशन में गवर्नमेंट किसी भी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उन नॉर्मल प्रिंसिपल से निकाल करके चेंज कर सकती है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 13, सेक्शन 13 1 to 12 बहुत सारे प्रिंसिपल्स देता है, लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 ये कहता है गवर्नमेंट किसी भी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेप्शनल सिचुएशन में नॉर्मल प्रिंसिपल से निकाल करके सेक्शन 13 में नोटिफिकेशन इशू करके स्पेशल फिक्स कर सकती है।
अब लास्ट ईयर भी सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था ड्रग्स की टेस्टिंग को लेकर के लास्ट ईयर। उसी नोटिफिकेशन में एक और एडिशन कर दिया गया है, उसी नोटिफिकेशन में एक और एडिशन कर दिया गया है। रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में जो दी जाती हैं उनके रिस्पेक्ट में भी एक चेंज कर दिया गया है। रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट, उनके रिस्पेक्ट में अब नॉर्मल प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के नोटिफिकेशन ने उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से एक यूनिक जो है वो फिक्स किया है। इंडिपेंडेंटली हम उसको पढ़ेंगे अमेंडमेंट में। फिर उसके बाद आती है जी चैप्टर 14 रिफंड। रिफंड वाले चैप्टर में एरिया ऑफ अमेंडमेंट क्या है? सिग्निफिकेंट एरिया है। रिफंड एक ऐसा चैप्टर है जिसकी प्रैक्टिकली बहुत वैल्यू है, क्योंकि हर एसएससी का रिफंड में इंटरेस्ट है। एग्जाम में भी रिफंड को लेकर के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, और ये जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर जरूर आएगा। अब अमेंडमेंट का एरिया क्या है वो सुनो, बड़ा सिंपल सा एरिया है। मान लीजिए आपने कभी एक्सेस जीएसटी पे कर दिया बाय मिस्टेक, 12% की जीएसटी लायबिलिटी बनती थी, पर यू वर ऑफ द ओपिनियन नहीं 18% की बनती है, तो आप 18% से जीएसटी पे करके काम कर रहे हैं। आपको बताया गया जी 18% नहीं है 12% है, आपने 6% ज्यादा दिया है। आपने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया, अब आपने जो एक्सेस पे किया था आप गवर्नमेंट से कह रहे हैं जी हमें इसका रिफंड दे दीजिए। गवर्नमेंट ने बोला एप्लीकेशन दे दो, आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो गई, वेरीफाइड हो गई, अनजस्ट एनरिचमेंट भी मान लिए कुछ नहीं थे, आपके फेवर में रिफंड ऑर्डर आ गया जी आपको रिफंड डिसबर्स किया जाना है, आपको रिफंड दे दिया गया। सो फार वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस था ना पूरा रिफंड का, ये इस तरीके से चलता था, आप एक्सेस पेमेंट का रिफंड क्लेम करने जाते थे तो वो वेरीफाई करता था कि आपने एक्सेस पे किया, अगर हाँ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लग रही है हाँ, तो फिर वो आपका जो भी एक्सेस पेमेंट होता था उसका रिफंड आपको कैश में दे देता था। वो ये चेक नहीं करता था कि इस व्यक्ति ने जब पे किया था तो पे करते टाइम कैश से पे किया था या क्रेडिट से पे किया था। अब आप सिचुएशन विजुलाइज करो, अगर किसी व्यक्ति ने जीएसटी जब पे किया था अगर क्रेडिट से पे किया था, ठीक है एक्सेस पे किया था लेकिन क्रेडिट सेट ऑफ करके पे किया था, अगर उसको बाद में रिफंड कैश में मिल जाए तो इसका मतलब उसका क्रेडिट कैश में कन्वर्ट हो गया। और तब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो डेलिबरेटली एक्सेस पे कर दे क्रेडिट से और बाद में रिफंड मिल जाए कैश में, तो ये गलत प्रैक्टिस हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रूल 92 में 1A इंसर्ट किया गया है, जिसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि आपने कैश से एक्सेस पे किया था तो कैश रिफंड मिलेगा, अगर आपने क्रेडिट के थ्रू एक्सेस पे किया था तो आपको कैश रिफंड नहीं मिलेगा, तब आपका उतना प्लस आपके ई क्रेडिट लेजर में जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अमेंडमेंट क्या है जी? असेसमेंट है। असेसमेंट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। असेसमेंट के आपके सेक्शन होते थे, सेल्फ असेसमेंट हो गई 59, 60 में प्रोविजनल हो गई, 61 में स्क्रूटनी हो गया, 62 में बेस्ट जजमेंट हो गया, 63 में अगेन बेस्ट जजमेंट हो गया, 64 में समरी असेसमेंट हो गया। अब इसमें एक सेक्शन जो होता था सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, जो ये कहता था अगर किसी व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसको रिमाइंडर नोटिस भेजा गया और उसने रिमाइंडर नोटिस के बाद भी अगर 15 दिनों में रिटर्न नहीं दी तो ऑफिसर और इंतजार नहीं करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। तो अब उस बेस्ट जजमेंट को लेकर के अलग अलग ऑफिसर अलग अलग प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे थे। उनमें यूनिफॉर्मिटी एश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इशू किया है, जिसमें उन्होंने ऑफिसर्स के लिए गाइडलाइंस तय करके दी है कि जब आप सेक्शन 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे तो आपको किन स्टैंडर्ड प्रोसीजर किन स्टैंडर्ड बातों का ध्यान में रखना है। तो वो एसओपी जो है वो रेलेवेंट है एग्जाम के लिए भी एंड आपके ऑफिस के लिए भी। एग्जाम में ये लेटेस्ट एसओपी आपके पास 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मेरी हिट लिस्ट में है ये, मेरे हिसाब से इसके आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 16 इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट। इसमें रूल 141 सब रूल 2 में अमेंडमेंट की गई है,
ये अमेंडमेंट जस्ट पास थ्रू अमेंडमेंट है। इसमें अगर आपके कभी हजार्डस गुड्स, पेरिशेबल गुड्स सीज किए जाते थे तो उनको सब्सिक्वेंटली जो था वो बेचा जा सकता था, कमिश्नर ऑर्डर दे सकता था उनके डिस्पोजल के। अब वहां छोटा सा चेंज किया गया है, कमिश्नर की बजाय वो पावर अब प्रॉपर ऑफिसर के लेवल पर शिफ्ट कर दी गई है। तो दिस इज अ मियर वेरी प्रोसीजरल एंड स्मॉल अमेंडमेंट, इसकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपका चैप्टर 17 अपील एंड रिविजन्स का। इसमें अमेंडमेंट्स हैं, सिंपल अमेंडमेंट्स है। पहली अमेंडमेंट तो ये है कि इस अपील एंड रिवीजन वाले चैप्टर में रिवीजन का सेक्शन होता था सेक्शन 108, जिसमें कंसेप्ट ये होता था कि जीएसटी के लॉ में एक होगी रिवीजनल अथॉरिटी, जिसके पास ये पावर होगी कि वो जीएसटी का ऑफिसर अगर कोई ऑर्डर पास करता है जो कि एरनस है, गलत है, जिससे रेवेन्यू को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये रिवीजनल अथॉरिटी उस ऑर्डर को पिकअप करके रिवाइज कर सकती थी। अब रिवीजनल अथॉरिटी कौन होती थी? उन्होंने बोला था रिवीजनल अथॉरिटी हम आपको नोटिफाई करके बताएंगे, जो पहले तक नोटिफाई नहीं थी, अब नोटिफिकेशन आ गया है एंड नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने रिवीजनल अथॉरिटी नोटिफाई कर दी है। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इनको जो है वो रिवीजनल अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया गया है। बाकी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमने अपील एंड रिवीजन्स को लेकर के एक रिवीजनरी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिसमें हमने अपील एंड रिवीजन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कराया विद इंटरलिंकिंग, विच वी रिकमेंड कि आप उसको कर लेंगे अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, खैर एरिया ऑफ अमेंडमेंट में आगे बढ़ता हूं। अपील एंड रिवीजन के चैप्टर में एक और अमेंडमेंट जो हुई है वो आपकी पहली अपील होती थी अपीलेट अथॉरिटी के पास, दूसरी होती थी ट्रिब्यूनल के पास। कुछ स्टेट्स ऐसे थे कि कुछ स्टेट्स में ट्रिब्यूनल की बेंचेस अभी एस्टेब्लिश नहीं की गई थी। अब क्योंकि ट्रिब्यूनल की बेंचेस अभी तक बनाई ही नहीं गई थी, तो अपील फाइल करने का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था। अब मेरे को अपील फाइल करनी है, अपील फाइल करने की एक टाइम लिमिट है, मेरे को अपील फाइल करनी है ट्रिब्यूनल को और उसकी एक टाइम लिमिट है। लेकिन मैं क्या देखता हूं, जहां मुझे अपील फाइल करनी है अपीलेट ट्रिब्यूनल को, वो तो मेरे एरिया में अभी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया गया, मतलब मैं अपील फाइल कर ही नहीं पा रहा। और इधर से वो टाइम लिमिट मुझे परेशान कर रही है कि टाइम लिमिट खत्म हो गई तो मैं वैसे नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को समझा गया और इसका सॉल्यूशन दिया गया। एक आरओडी ऑर्डर जो था वो इशू किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अगर आपको ट्रिब्यूनल की जिस बेंच के पास अपील फाइल करनी है, अगर उस बेंच का अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया गया है, तो आपकी जो टाइम लिमिट है, आपकी अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट है 3 महीने, वो ऑर्डर की डेट से स्टार्ट ना हो करके वो ट्रिब्यूनल जिस दिन एस्टेब्लिश किया जाएगा वो उस दिन से जो होगा वो 3 महीने काउंट किए जाएंगे। ये अमेंडमेंट वैसे हमने अपने क्वेश्चन बैंक में लास्ट टाइम ही इनकॉर्पोरेट कर दी थी ये ऑर्डर, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक के प्रिंट होने के टाइम तक आ गया था। चलिए जी, और क्या है नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास मिसलेनियस प्रोविजंस वाला चैप्टर। मिसलेनियस प्रोविजंस वाला चैप्टर, इसमें एरिया ऑफ अमेंडमेंट है 2, जिसमें से पहला तो सिंपल है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। पहला है सेक्शन 168 सबसेक्शन 2। पहला है सेक्शन 168 सबसेक्शन 2। सेक्शन 168 में सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि जीएसटी के कई सेक्शंस में कमिश्नर कुछ काम करता है। जीएसटी के कई सेक्शन में कमिश्नर जो है वो कुछ काम करता है, कमिश्नर को पावर रहती है। और वो कहते हैं उन सेक्शंस में लिखा होगा कमिश्नर ये कर सकता है, कमिश्नर ये कर सकता है। अब जीएसटी के लॉ में बहुत सारे जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग कमिश्नर हैं, तो वो कमिश्नर अपनी जुरिस्डिक्शन के रिस्पेक्ट में वो काम करते हैं। लेकिन सेक्शन 168 कहता है कुछ सेक्शंस, इसने वो लिस्ट ऑफ सेक्शंस दे रखे हैं, कुछ सेक्शंस में जो कमिश्नर लिखे गए हैं वो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ना हो करके
सीबीआईसी में भी एक कमिश्नर पोस्टेड होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करता है। तो सेक्शन 168 ये कहता है कुछ सेक्शंस में, वो लिस्ट ऑफ सेक्शन बताएगा, इन सेक्शन में जो काम कमिश्नर को करने की पावर है वो कमिश्नर नॉर्मल जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ना होकर के वो सीबीआईसी में पोस्टेड कमिश्नर होगा। ठीक है जी। अब सेक्शन 168 में अमेंडमेंट क्या हुई है, उन्होंने जो भी लिस्ट ऑफ सेक्शंस दे रखे थे उसमें 2 सेक्शन का इंक्रीज कर दिया गया है। उन्होंने बोला सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट का एक्सटेंशन कमिश्नर करता है। वो कमिश्नर, वो उन्होंने 168 में सेक्शन ऐड करके ये बताया, वो कमिश्नर नॉर्मल जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर नहीं होगा, वो होगा कमिश्नर पोस्टेड इन सीबीआईसी। ऐसे ही सेक्शन 52 में ईसीओ की मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट की ड्यू डेट का एक्सटेंशन कमिश्नर करता है, और वो कमिश्नर सेक्शन की लिस्ट में नया ऐड करके बता दिया गया है, वो नॉर्मल जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर नहीं होगा, वो होगा कमिश्नर पोस्टेड इन बोर्ड। बात समझ आ गई है? चलिए जी, नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन 171(3)(a, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 171 इज अ कंसेप्ट ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। एंटी प्रॉफिटेरिंग का एक कंसेप्ट जीएसटी में क्रिएट किया गया है, जिसमें ये बोला गया, आप सब लोगों को पता है कि जीएसटी में आने के बाद इस बात की उम्मीद है कि आपके प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते होंगे। कैसे सस्ते होंगे? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव होगा। जीएसटी में हम प्रोडक्ट को कम रेट से टैक्स कर रहे हैं। वी हैव सब्ज्यूम सो मेनी टैक्सेस, उसकी बजाय एक सिंगल टैक्स लाए हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट पर टैक्सेस का इंसिडेंस कम हुआ है, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस मार्केट में कंज्यूमर को कम होने चाहिए। अगर कोई पर्सन जीएसटी का इंसिडेंस कम होने के बावजूद भी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सस्ता नहीं करता है, तो फिर वो सही पर्सन नहीं है, और उसके खिलाफ एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रोसीडिंग होती है सेक्शन 171 में, जिसमें नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग नाम की एक अथॉरिटी उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को चेक करती है, और अगर वो पर्सन सही में एंटी प्रॉफिटेरिंग का गिल्टी पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करती है, और वो ऑर्डर पास करके वो उस आदमी ने जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया, कंज्यूमर को बेनिफिट ना पास ऑन करके, वो सारा बेनिफिट जो है वो रिकवर कर लिया जाता है, उसको इंटरेस्ट के साथ ले लिया जाता है, और उसके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर दी जाती है। अब वो पेनल्टी कितनी इंपोज की जाएगी उस बात को लेकर के लॉ में कहीं लिखा नहीं हुआ था। अब सेक्शन 171 में 3A इंसर्ट किया गया है, जिसमें कितनी पेनल्टी लग सकती है उस बात को बताया गया है। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रोसीडिंग्स में किसी सप्लायर को अगर गिल्टी पाती है तो वो उससे कितनी पेनल्टी लगा सकती है, उसके लिए 171 सबसेक्शन 3A हैज बीन इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019। फिर इसके बाद बात आती है जी आपकी एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी। एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी, तो आपकी जीएसटी में कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जिनको आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं। 12/2017 का आपका नोटिफिकेशन है, उसमें जो भी एंट्रीज थी एज इट इज हैं, सिर्फ एक एंट्री में छोटा सा चेंज किया गया है, एंट्री नंबर 41। एग्जम्पशंस जो भी आपने पढ़ा एज इट इज है, सिर्फ एक एंट्री नंबर 41 में छोटा सा चेंज किया गया है। तो दोस्तों ये हैं टोटल अमेंडमेंट्स। अब मेरे कहने से मत जाना अमेंडमेंट्स कम है या ज़्यादा है, मैंने आपको रिस्पेक्टिव चैप्टर्स और उनके अंदर एरियाज ऑफ अमेंडमेंट्स बोल के एक बार बता दिए। नाउ यू आर द मोस्ट रेशनल पर्सन टू थिंक योरसेल्फ कि क्या अमेंडमेंट्स कितनी है। सिर्फ एक इनवॉइस से रिलेटेड ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस, क्यूआर कोड के प्रोविजन, डिजिटल पेमेंट्स के प्रोविजन, सिर्फ एक इनवॉइस से रिलेटेड अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जिन अमेंडमेंट्स को डेफर किया गया है, जो कि एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी। रेस्ट ऑल अदर अमेंडमेंट्स वो नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है।
अच्छा, और बाकी हर अमेंडमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस, ये तो मैं आपको रफ बोल के गया हूं, इसमें कहीं लीगल एक्यूरेसी की थोड़ी बहुत कमी भी हो सकती है। बाकी डिटेल एनालिसिस विद प्योर लीगल एक्यूरेसी वो जो है वो आपको अमेंडमेंट वीडियोस में मिलेगा ही, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अमेंडमेंट्स हैं, उस फैक्ट को नकारना नहीं है तो है, लेकिन अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, हम कराएंगे आपको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराएंगे हर एक अमेंडमेंट, और उसका इम्पैक्ट तक हम आपको समझाएंगे, हमेशा से कराते आए हैं। तो आप अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे उसकी टेंशन मत रखिएगा। और साथ ही में मैं वैसे आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं कि अमेंडमेंट्स करेंगे कैसे, तो ध्यान में रखिएगा। अब अमेंडमेंट्स आपको हैंडल करने के लिए अमेंडमेंट्स के एक तो लेक्चर्स चाहिए और दूसरे का चाहिए मटेरियल। तो आपको अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स, एनक्रिप्टेड लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आपको रूटीन लेक्चर्स मिलते हैं वैसे एनक्रिप्टेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिसको आप हमारे सॉफ्टवेयर में, जिसमें आपने रेगुलर लेक्चर्स देखे हैं उसी सॉफ्टवेयर में आप देख पाएंगे। अमेंडमेंट मटेरियल की जब बात आती है तो अमेंडमेंट मटेरियल हार्ड कॉपी इज नॉट फीजिबल, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी इज नॉट फीजिबल। लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, वी डोंट एक्सपेक्ट लॉकडाउन की ये जल्दी खुलेगा, और खुलने के बाद भी मटेरियल प्रिंटिंग के लिए जाएगा, प्रिंटर की क्या पोजीशन होगी, फिर हमारे पास आएगा, फिर कुरियर कंपनी जिनके थ्रू जाने क्या पोजीशन होगी, नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनिटी। तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी ही हमने नहीं रखी है। हम मटेरियल आपको जो होगा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही अवेलेबल कराएंगे। एंड यहाँ मैं साफ तौर से बोल देना चाहता हूँ, जो मटेरियल होगा उसकी मैं आपको प्लेन पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। आई वॉन्ट बी शेयरिंग अ पीडीएफ कॉपी। इतनी मेहनत से मटेरियल तैयार किया गया है, पीडीएफ एनीबॉडी एल्स कैन गेट इट कॉपी इजली, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ईजिली किसी दूसरे को कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं करा सकते। मेरा पूरा मन है आप लोगों का सहयोग करूं, बट मैं पीडीएफ की फॉर्म में नहीं दे पाऊंगा। पर आपको तकलीफ ना हो, मैं इसे एनक्रिप्टेड ई बुक फॉर्म में ही अवेलेबल कराऊंगा, जिसको आप हमारे उसी सॉफ्टवेयर में, जिस सॉफ्टवेयर में आप लेक्चर सुनते हैं उसी सॉफ्टवेयर में चला पाएंगे। लेक्चर के साथ ही आप इस बुक को खोल पाएंगे और इस बुक को पीडीएफ की तरह ही आप यूज कर पाए, इसलिए हमने इसमें फैसिलिटी इनबिल्ट कर दी है। आप इस ई बुक में, एनक्रिप्टेड ई बुक में ही कमेंट्स अपने ऐड कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। और दूसरी कोशिश जो अभी चल रही है हमारी, जिसके लिए हमारा डेवलपमेंट अभी चल रहा है, हमने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर्स को बोला है, वो ये है कि जैसे आप पीडीएफ में मार्किंग या हाईलाइट कर पाते हैं, वैसे ही आप इस इनक्रिप्टेड बुक में भी हाईलाइट कर पाए, सो दैट आपको नियर पीडीएफ की फीलिंग आए। तो ये जो हाईलाइटिंग वाली फीचर है, इस पर अभी काम चल रहा है, जो थोड़े टाइम में हमें उम्मीद है हम मटेरियलाइज कर पाएंगे। बाकी कमेंट्स की नोटिंग की फैसिलिटी हमने ऑलरेडी इसमें जो है वो इनबिल्ट करा दी है। सो इसलिए पीडीएफ नहीं दूंगा, बट पीडीएफ जैसा ही आपको फील आए इस तरीके के पूरे प्रयास हैं। अच्छा, आप दूसरी अहम बात ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि सर ये हमें मिलेगी कब, आप इसे कब तक अवेलेबल करा पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, जर्नल हमारा जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड क्या होता है, जैसे मई 2020 के अटेम्प्ट के एग्जाम का रिजल्ट कब आता है, जुलाई में। और आज तक जो जर्नल ट्रेंड रहा है वो हमारा क्या है कि एक बार रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट्स के बाद हम अपनी अमेंडमेंट जो हैं वो रिलीज करते हैं। अब लेकिन क्या है, इस बार आपको पता है कि इस बार रिजल्ट जो है वो जुलाई में तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि मई में एग्जाम ही नहीं हो रहे, एग्जाम ही फर्दर पोस्टपोन हो गए हैं जून में, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी जो होगा वो जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त में आएगा। और इस बात की भी एक पॉसिबिलिटी को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि शायद जून में भी एग्जाम ना हो पाए। जिस हिसाब से स्टेटस चल रहा है, करंट सिचुएशन चल रही है, खासतौर से दिल्ली, मुंबई, पुणे, इंदौर, अभी तो सिचुएशन बड़ी डेंजरस है, मतलब सोच करके भी डर लगता है। एक बार के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जून में भी एग्जाम ना हो पाए। अब अगर जून में भी एग्जाम नहीं हो पाया और अगर किसी तरीके का फर्दर एक्सटेंशन हुआ, तो फिर वो रिजल्ट अगस्त में भी नहीं आ पाएगा, फिर वो रिजल्ट और डिले होगा। तो इस वजह से
अब की बार ये पॉसिबिलिटी कि रिजल्ट आएगा और फिर हम अमेंडमेंट बुकलेट अवेलेबल कराएंगे, अगर हम इस पॉसिबिलिटी के साथ स्टिक होकर के चलेंगे तो आप सब लोगों के लिए बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाएगी और अनड्यू डिले हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस बार अमेंडमेंट मटेरियल एग्जाम रिजल्ट्स की वेट ना करते हुए आपको एट द अर्लीस्ट अवेलेबल कराया जाएगा और मई 2020 से ही हम इसको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आज ये वीडियो अप्रैल में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन आपको अमेंडमेंट जो होंगी वो हम इमिडिएटली मई के महीने से ही जो होगा वो प्रोवाइड करा देंगे और अमेंडमेंट्स हम आपको टॉपिक वाइज जो होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। पहले क्या करते हैं, लेट प्रोवाइड कराते हैं और सारी इकट्ठी प्रोवाइड कराते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस जिस टॉपिक में, जैसे मैंने आपको सारे टॉपिक और उनके एरियाज ऑफ अमेंडमेंट बता ही दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक की अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करी, आपके साथ हमने शेयर कर दी। आप उसे अपने उसी एनक्रिप्टेड वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लेक्चर सुनते हैं, आप उसी में उसे प्ले कर पाएंगे, साथ ही में उसका रिलेटेड अमेंडमेंट मटेरियल भी मिल जाएगा। आईटीसी के चैप्टर की अमेंडमेंट वीडियो एंड आईटीसी के चैप्टर का अमेंडमेंट मटेरियल वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको हम स्टेजेस वाइज, चैप्टर वाइज जो होते हैं वो देते रहेंगे। लॉकडाउन में रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को एक्चुअली फील कर पाते हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन में हम किस तरीके से जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बोलता हूँ, कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। हर एक चीज़, अपना हर एक इक्विपमेंट हमें खुद से क्लीन करना है, खुद से ही ऑन करना है, खुद से ही प्रॉपर चार्ज करना है, हर एक्टिविटी हमें खुद से करनी है। फिर अकेले बैठे कैमरे के सामने ये सारी बातें रिकॉर्ड करना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, पर हम कर रहे हैं। हमारा मोटिवेशन सिर्फ एक ही है कि हमारे एक्स्ट्रा पेन से आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो कंफर्ट लेवल अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं। हमने इतने सालों से जो कुछ भी अर्न किया है, जो भी रेपुटेशन बनाई है, उसमें आप सब लोगों का योगदान रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो इस समय हम इस सब पेन के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सब पेन लेते हुए तैयार कर रहे हैं। घर पर सारे फैमिली मेंबर्स हैं, सालों बाद इतना टाइम मिला है कि फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ पाए, बट फिर भी उनको छोड़ करके सेपरेट टाइम निकाल करके ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिर्फ एक ही सोच हमें मोटिवेट कर रही है कि हमारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हैं, उनको थोड़ा कंफर्ट हम अपने प्रयासों से जो दे सके वो हम दे दें। सो ये सारी बातें अमेंडमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बड़े प्रॉपर तरीके से बता दी हैं, और किसी के द्वारा कुछ भी क्लेम किया जाए, कम है, ज़्यादा है, ऐसे है, वैसे है, मत सुनिएगा। क्या अमेंडमेंट है, लिस्ट के साथ दी है, आप खुद जज कर लीजिएगा, अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा, और एक बात आपके साथ, लास्ट बात और शेयर कर देता हूं, फिर आपसे अलविदा चाहूंगा। लास्ट बात आती है क्वेश्चन बैंक की। क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक को लेकर के भी मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन बैंक भी हमने टोटली अपडेट कर दिया है। इस लॉकडाउन का एक एक दिन मैंने तो बेस्ट यूटिलाइज किया है। मैंने किसी तरीके से कोई परेशानी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। सारा टाइम मैंने पढ़ाई में लगाया और मैंने डबल एफर्ट्स किए एक ही सोच के साथ। दुनिया इस समय आराम कर रही होगी, दीपक तू डबल मेहनत कर ले ताकि कुछ अच्छा रिजल्ट अचीव हो जाए। तो पूरा क्वेश्चन बैंक के 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और जिस किसी ने भी हमारा क्वेश्चन बैंक पढ़ा हुआ है तो वो इस बात को जानता है, वो क्वेश्चन बैंक एक कॉपी पेस्ट ऑफ आईसीआई क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से 0 लेवल से हमारी खुद की मेहनत से बनाया हुआ है। तो उस क्वेश्चन बैंक को हमने पूरा अपडेट कर दिया है, टोटली अपडेटेड। जितनी अमेंडमेंट्स सारी, क्योंकि हम कर ही चुके थे, तो उन अमेंडमेंट्स के बेस पर हमने सारे क्वेश्चन आंसर अपडेट जो हैं वो तैयार कर दिए हैं। जैसे मैं आपको जस्ट एज एन एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताना चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और मैं इंक्रीज करना चाहूँगा
क्योंकि मैं सिर्फ कभी भी कोई बात कहता हूं तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं बोलूं और आप विश्वास कर लें। मैं जो बोलूंगा मैं साथ में वो दिखाऊंगा कि हाँ हमने किया है, मतलब किया है। दिस इज आवर 2026 एडिशन ऑफ द जीएसटी वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक। वॉल्यूम 2 भी रेडी है, मैं आपको वॉल्यूम 1 दिखा रहा हूं। इसको हमने टोटली अपडेटेड जो है वो कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया आईटीसी के चैप्टर में अमेंडमेंट हुई है, रूल 43 आईटीसी अपॉर्शनमेंट का जो है वो चेंज हुआ है। तो लेट मी शो यू जस्ट। Just 1 minute, let me show you where is this ITC apportionment. Yes, this is the page. On the screen you can see this is apportionment of ITC on capital goods 2020 अमेंडमेंट्स हुई है। और हम जब भी अमेंडमेंट होती है तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम्स में मेंशन कर देते हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट्स हुई है। तो इस रूल 43 की चेंज की वजह से आईटीसी अपॉर्शनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस जो थे वो एग्जाम्स में आए हुए थे उन सब के आंसर्स चेंज होंगे। वो सारे आंसर्स हमने यहाँ पर चेंज करके प्रेजेंट किए हैं, सबके आंसर। और इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं तो अभी मार्च 2020 में आईसीआई ने भी अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो थे वो इशू किए थे अभी मार्च 2020 में ही। तो उसमें से भी जो भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस हमने अपने क्वेश्चन बैंक में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन बैंक के बाहर कुछ भी देखना ना पड़े। ये उनका बिल्कुल लेटेस्ट मार्च 2020 का एडिशन था। और वो क्वेश्चन ले करके उसके आंसर्स भी जो अब अमेंड हो जाने चाहिए वो सब अमेंडमेंट्स के साथ जो है अमेंडेड आंसर्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। सो हमारा टोटली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक भी जो है वो रेडी है। और बहुत क्वेश्चंस के आंसर हमें चेंज करने पड़े हैं, बहुत क्वेश्चंस में हमें अमेंडमेंट्स के इंपैक्ट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा है। सो आप सभी भी नवंबर 2020 के लिए अब क्वेश्चन बैंक का ज़्यादा इंतज़ार ना करिएगा, बिकॉज हमारा ये क्वेश्चन बैंक भी जो है वो तैयार है। इस क्वेश्चन बैंक की न्यू फीचर्स भी हमने कुछ डेवलप करी हैं। क्या है वो न्यू फीचर्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमने नई फीचर डेवलप करी है। एक तो ये कि इस क्वेश्चन बैंक में हमने बहुत सारे नए चार्ट जो हैं वो ऐड किए हैं, जिससे सिंप्लीफिकेशन हमने बहुत इंक्रीज किया है। बहुत नए चार्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं। बिलीव मी, मैंने अभी पीछे कुछ रिविजनरी वीडियोस भी शेयर करी मई 2020 वाले अटेम्प्ट वालों के लिए, लाइक हमारी अपील एंड रिवीजन की थी, डिमांड एंड रिकवरी की थी। तो उन रिवीजन वीडियोस को बनाते टाइम मैंने बहुत सारे नए सिंप्लीफाइड चार्ट्स बनाए थे। वो सिंप्लीफाइड चार्ट्स भी मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। इसके अलावा अब की बार की सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो क्वेश्चन बैंक में की गई है वो ये की गई है, लास्ट टाइम तक हमारे क्वेश्चन बैंक में चार्ट बेस्ड समरी होती थी। इस बार हमारे क्वेश्चन बैंक में जो चार्ट बेस्ड समरी है वो तो है ही है, उसके अलावा हमने थ्योरेटिकल कंटेंट बेस्ड समरी भी जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। चार्ट्स तो हमने इंक्रीज करे ही करे हैं, उसके अलावा हमने थ्योरेटिकल समरी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करी है। मैं आपको अगर एक बार के लिए ग्लिम्स के लिए दिखाऊं मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, तो जस्ट मान लीजिए हमारा चैप्टर है ई वे बिल। जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी, दिस इज आवर चैप्टर ऑफ ई वे बिल। तो हमने क्या किया है, यहाँ जैसे ये क्वेश्चन बैंक में ये ई वे बिल का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन बैंक में एक तो चैप्टर वाइज जो भी सेक्शन एंड रूल्स हैं वो तो हम हमेशा से देते ही आए हैं। जो फॉर्म्स यूज़ होते हैं वो फॉर्म्स भी हमने अब की बार इसमें डाले हैं। इसके अलावा हमने क्या किया है, अब की बार थ्योरेटिकल समरी भी जो है वो चैप्टर की क्वेश्चन बैंक में जो है वो इनबिल्ट कर दी है।
ये थियोरेटिकल समरी चल रही है। फिर इसके अलावा जो चार्ट्स हैं वो चार्ट बेस्ड समरी हम हमेशा से ही देते थे, वो चार्ट्स फर्दर इम्प्रूव किए गए हैं। ये देखिएगा, ये चार्ट बेस्ड सारी समरी इसमें चल रही है। और फिर इस समरी के बाद जो है, जो रेगुलर क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर एंड दैट टू अपडेटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमने इसमें सब जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। ठीक है जी। तो मेरा कहने का ऑल टुगेदर मतलब ये है कि अब जो क्वेश्चन बैंक है वो एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया गया है कि आपको एक क्वेश्चन बैंक से ही समरी का भी पर्पस पूरा हो जाए और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस का भी पर्पस पूरा हो जाए। बहुत बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करते रहते थे सर समरीज भी दे दो। अब समरी को हम अलग से दें, क्वेश्चन बैंक को अलग से दें और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके लिए भी दो मटेरियल्स, फिर उनका फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाए, तो हमने उन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। उससे नो डाउट नंबर ऑफ पेजेस तो इंक्रीज हुए हैं, पर पर्पस जो है वो बेटर तरीके से जो है वो हम फुलफिल कर पाए हैं। फिर उसके बाद हमने खास तौर से हमारी हर टाइम में ये कोशिश रहती है कि आपको हम जो भी मटेरियल दें वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। ओवर अ पीरियड हमारे पास एक्सपीरियंस आ रहा है सब्जेक्ट का, तो हम कहीं ना कहीं उसी सेम कॉम्प्लेक्स थिंग को और सिंप्लीफाइड तरीके से करके दें। तो उस दिशा में भी हमारा प्रयास रहता है और हमने इस बार जीरो से क्वेश्चन बैंक पकड़ करके सारा रिव्यू किया है और जहां हमें लगा कि हम इसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं वहां हमने इसकी प्रेजेंटेशन में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट करके इसे सिंप्लीफाई किया है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन बैंक की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी? तो इस क्वेश्चन बैंक को अगेन एज आई एक्सप्लेन्ड यू जस्ट बिफोर, प्रिंटेड कॉपीज डज नॉट सीम्स टू बी अ नियर पॉसिबिलिटी। लॉकडाउन लंबा जाएगा, 3 मई गवर्नमेंट ने बोला है दिल्ली में, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ दिल्ली। उसके बाद भी प्रिंटिंग पॉसिबिलिटी कितना टाइम लेगी नहीं कह सकते, फिर कुरियर्स कितने टाइम लेंगे नहीं कह सकते। तो हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने इसे ई बुक की फॉर्म में ही अवेलेबल कराना है आपको एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर। तो ये भी एनक्रिप्टेड तरीके से ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा इन अ सॉफ्टवेयर जिसमें इसकी रीडिंग आपके लिए डिस्कंफर्टेबल ना हो। उस सॉफ्टवेयर की n नंबर ऑफ फीचर्स को लेकर के डिस्कशन एंड डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। जल्दी ही आप लोगों को वो शायद अवेलेबल हो पाएगी। इस प्रोडक्ट को आप अदरवाइज हार्ड कॉपी परचेज करते थे हमसे इस बार, लेकिन हार्ड कॉपी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा। और पीडीएफ पब्लिकली हम नहीं शेयर करेंगे बिकॉज हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आगे कोई कॉपी पेस्ट कर ले वो हम नहीं चाहते हैं। विद इन एप्लीकेशन मिलेगी, इसकी बुकिंग्स आप किस तरीके से करा पाएंगे इस वैल्यूएबल मटेरियल की, उसको जल्द ही जो होगा वो मैं आपके साथ फर्दर इंफॉर्मेशन दूंगा। एंड वी एक्सपेक्ट इसको भी हम मई 2020 से ही आपको अवेलेबल करा पाएंगे। स्टिल इसकी कंफर्म डेट की अनाउंसमेंट मैं आपके साथ बाद में करूंगा। Thank you everybody for listening this video. I hope all your concerns as to the amendments and as to the lectures, materials and question banks that have been properly addressed in this video. Thank you, and if you find it useful then kindly do share with your friends so that each of those also be sure of कि हाँ amendments क्या हैं, उनके लिए कैसे तैयारी करनी है। Stay blessed, stay at home, stay safely, take care of the family. Love you, take care.